स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में पब्लिश हुई एक नई स्टडी से पता चलता है कि कोस्टल इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स की अनएक्सपेक्टेड स्पीशीज ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में फल फूल रही हैं। ये सुनते ही आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है क्या। तो आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस एपिसोड में हम इसी पैच के बारे में जानते हैं और ये भी कि ये कैसे बनते हैं और इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जीपीजीपी दुनिया भर में फैले 5 सबसे बड़े ऑफशोर प्लास्टिक एक्यूमुलेशन जोन्स में सबसे बड़ा है। इसे सबसे पहले 1997 में डिस्कवर किया गया था। इसे पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी कहते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये हवाई और कैलिफोर्निया के मध्य में फैला है। अलग अलग मौसमों में हवाओं और ओशन करंट्स की वजह से होने वाले उतार चढ़ावों के कारण जीपीजीपी की लोकेशन और इसका साइज बदलता रहता है। हालांकि अगर एवरेज तौर पर देखा जाए तो ये पैच 32 डिग्री नॉर्थ और 145 डिग्री वेस्ट के आसपास ही घूमता रहता है। जीपीजीपी करीब 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। इसके इस साइज को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये फ्रांस के साइज का लगभग 3 गुना है। इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 80,000 टन्स है और माना जाता है कि करीब 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक पीसेज इस पैच में तैर रहे हैं। इसके साइज को देखते हुए 2017 में कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने यूनाइटेड नेशंस से मांग की कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को द ट्रैश आइल्स नाम से एक देशी ही बना दिया जाए। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये जानना भी दिलचस्प है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 1.15 से लेकर 2.41 मिलियन टन्स प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है और ये प्लास्टिक नदियों के जरिए समुद्र में पहुंच रहा है। इसमें आधे से ज़्यादा प्लास्टिक पानी से कम डेंस है। इसका मतलब है कि एक बार समुद्र में जाने के बाद ये डूबती नहीं है और फिर ये वहीं इकट्ठा होने लगती है, यानी पैच बनाने लगती है। एक बार जब ये प्लास्टिक किसी ओशन गायर में पहुंचती है तो फिर वहां से निकल नहीं पाती है, क्योंकि ओशन गायर्स खुद ही एक जगह पर लगातार सर्कुलेट होते रहते हैं। पानी का वो एरिया जिस जगह ये सर्कुलेट करते हैं वो शांत और स्टेशनरी रहता है। एक बार ओशन गायर के सेंटर में फंसने के बाद गार्बेज उससे बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह एक बार फंसने के बाद सालों वहीं बना रहता है। इसी के कारण नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा गार्बेज के पैचेस हैं। इन पैचेस के साइज और कलर की वजह से समुद्री जीव कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इन्हें फूड समझकर गटक लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक इन समुद्री जीवों के हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही उनके एग्जिस्टेंस के लिए भी खतरा बन जाते हैं। प्लास्टिक को निगल लेने के बाद बायो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस द्वारा प्लास्टिक के केमिकल्स पहले इन एनिमल्स की बॉडी में पहुंचते हैं, फिर फूड चेन में ह्यूमन बीइंग्स में और दूसरे बड़े एनिमल्स तक पहुंचते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक अनुमान के मुताबिक प्लास्टिक के कारण करीब 13 बिलियन यूएस डॉलर का एनवायरनमेंटल डैमेज होता है। ओशन गायर्स कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़े रूप में सर्कुलर रोटेशंस ऑफ वाटर है। लोकेशन के आधार पर 5 बड़ी ओशन गायर्स हैं: नॉर्थ पैसिफिक गायर, साउथ पैसिफिक गायर, नॉर्थ अटलांटिक गायर, साउथ अटलांटिक गायर और इंडियन गायर। हालांकि आर्कटिक ओशन समेत तमाम छोटी छोटी ओशन गायर्स और भी हैं। इन ओशन गायर्स के शांत केंद्रों को पारंपरिक रूप से ओलिगोट्रॉफिक या न्यूट्रिएंट पुअर माना जाता है, क्योंकि यहाँ उन ऑर्गेनिक केमिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है जो ओशन फूड वेब में एल्गी और प्लैंकटन जैसे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हैं। विंड और कोरियोलिस इफेक्ट ऐसे 2 कारण हैं जिनकी वजह से ओशन गायर्स का फॉर्मेशन होता है। पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं के कारण पानी आगे की ओर बढ़ता है और इन हवाओं पर कोरियोलिस के कारण पानी सर्कुलर पैटर्न में घूमने लगता है। यहाँ ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि कोरियोलिस इफेक्ट अर्थ के रोटेशन की वजह से पैदा होता है। ओशन गायर्स का साइज और शेप कॉन्टिनेंट्स पर डिपेंड करता है। कोई ओशन गायर जब किसी कॉन्टिनेंट के पास पहुंचती है तो वहां जाकर वो खत्म हो जाती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।